So topic for today is functions of the tubules. So here I am talking about the functions of the renal tubules. ठीक है, every student must have to concentrate कि किन चीजों का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, वो हमने अपने माइंड में रखनी है यहाँ पर. ठीक बेटे, तो सिर्फ आप वही चीज नोट करेंगे किनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, किनका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है. तो दैट यू हैव टू कंसीडर. तो फर्स्ट आई एम टेकिंग विद पेरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. ठीक है, that is known as PCTs. So what is the important thing about these PCTs? That these peroximal convoluted tubule, they are lined by the cuboidal cells. ठीक है, cuboidal epithelial cells हैं, और cuboidal epithelial cells जो हैं they have special type of features. ठीक है, these are the brush bordered cells, and because they are the brush bordered epithelial cells, what is the significance of this brush bordered epithelial cells to PCT? That they increase the surface area of these tubules for reabsorption. ठीक है, तो कहते हैं कि इनकी सरफेस पे जो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल सेल्स हैं, उनकी इनको ये एडवांटेज है कि उससे जो इनका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है. सो मोर एंड मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वाटर दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय दीज ट्यूब्यूल्स. तो कौन कौन सी चीजें एब्जॉर्ब करती हैं? तो कहते हैं कि ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका तो रीएब्जॉर्प्शन करती हैं. इसके अलावा 70 to 8% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स वर्ड का मतलब यहाँ पे आयन से है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आयन्स which are playing important role. Sometimes they act as cofactors for some enzymes. ठीक, जैसे सोडियम आयन्स हैं, पोटेशियम आयन्स हैं, कैल्शियम आयन्स हैं. तो ये सारे आयन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट होते हैं. तो 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है. And beside this water, ठीक है, maximum amount of water it is also reabsorbed by these renal tubules. Okay bete, as they are absorbing more and more ions, essential nutrients such as glucose, amino acids. ठीक है, and water is also observed at a larger amount. तो इसलिए वो कहते हैं कि pH जो है बॉडी के अंदर, एक स्पेसिफिक pH जो है उसको मेंटेन करने में PCT का इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक बेटे, इसके अलावा कहते हैं कि another important function, सिर्फ आयोनिक बैलेंस ही मेंटेन नहीं करती है ये बॉडी फ्लूइड्स का. ठीक है, तो ये क्या करती हैं, कुछ खास तरह के आयंस जो है उनका सिक्रेशन भी करती हैं. व्हाट आर दीज आयंस? तो दीज आर द H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस जिनको हम कहते हैं. ठीक, अमोनियम आयंस दैट इज NH4 पॉजिटिव आयंस, एंड पोटेशियम आयंस दैट इज K+ आयंस. तो ये सारे आयंस जो है उनको सिक्रेट भी करती हैं, और फिल्ट्रेट के अंदर जो है इन आयंस को सिक्रेट करके उनका आयोनिक बैलेंस जो है उसको मेंटेन करके रखती है. ठीक बेटे, इसके अलावा दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, HCO3 नेगेटिव. तो आपने देखा है कि पेरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है. वाटर का भी फुल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है. इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो भी रीएब्जॉर्ब हो रही हैं, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी में आयोनिक बैलेंस मेंटेन हो रहा है, और बायोनिक बैलेंस जो है वो मेंटेन हो रहा है, और सिलेक्टिव सिक्रीशन जो है सर्टेन आयंस का यहाँ पर हो रहा है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस. ओके बेटे, व्हाट अबाउट हैनलीज लूप? So you know that Hanel's loop is a hairpin-like structure that is present in the nephrons. So if we are talking about the structure of Hanel's loop and its function in relation to reabsorption, तो कहते हैं कि PCT की तरह जो Hanel's loop है वो बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, एज यू नो दैट हाउ मेनी लूप्स आर देयर इन केस ऑफ हैनलीज लूप? तो इसके दो लिम्ब हैं, असेंडिंग लिम्ब एंड द डिसेंडिंग लिम्ब. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रीएब्जॉर्प्शन, तो रीएब्जॉर्प्शन जो है वो असेंडिंग लिम्ब जो है उसमें मिनिमम पॉसिबल होता है. ठीक बेटे, तो इसलिए वो कहते हैं कि इसके अलावा हैनलीज लूप जो है उसका मेन फंक्शन यही है कि वो बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उसको मेंटेन करके रखता है. ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसको नेम दिया गया है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड उस फिल्ट्रेट को नेम दिया गया है जो फाइनली जब यूरिन बनने वाला होता है उस दौरान जो मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन जो है वो इकट्ठा होगा, दैट इज नोन एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो कहते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आयंस की कंसेंट्रेशन जो है उसको बनाए रखता है. ठीक, अब देखिए डिसेंडिंग लिम्ब जो है हैनलीज लूप का, उसकी खास बात है दिस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हैनलीज लूप इट इज परमीएबल टू वाटर. मतलब ये इजीली वाटर जो है उसको पास होने देता है, बट इट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रोलाइट्स टू पास.
ठीक है। तो अगर कहते हैं कि जो भी फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर हैनलियस लूप के अंदर आया है, उसमें उसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर को तो इजीली मूव होने देता है, पर वो किसको मूव नहीं होने देता, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनको मूव नहीं होने देता है। ठीक है बेटे, इसकी वजह से कहते हैं कि फिल्ट्रेट जो है उसमें से अगर इलेक्ट्रोलाइट्स मूव नहीं करेंगी, देन दिस मींस दैट फिल्ट्रेट बिकम्स अ कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट। ठीक बेटे। तो जैसे ही वो कहते हैं कि ये कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब से ऊपर की तरफ यानी असेंडिंग लिम्ब की तरफ मूव करते हैं, तो व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट द असेंडिंग लिम्ब, कि असेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमीबल है वाटर के लिए, मतलब वाटर को जो है वो अपने में से बाहर नहीं जाने देता, पर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसको इजीली जो है ब्लड में जाने देता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रेजेंट आयंस जो है उनका या तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है या पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसेंट्रेशन। ठीक बेटे। तो वो वाला फिल्ट्रेट जो कि उसका डिसेंडिंग लिम्ब जो था उसके अंदर कैसा बन गया था, कंसेंट्रेटेड बन गया था। जब वो फिल्ट्रेट जो है वो असेंडिंग लिम्ब में जाएगा यानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर से उसमें वाटर जो है उसका मूवमेंट ना होने की वजह से वाटर उसमें बना रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट्स मूव करेंगे, तो पहले वो कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट था, अब वो कैसा फिल्ट्रेट बन जाएगा, डाइल्यूट फिल्ट्रेट बन जाएगा। ओके बेटे। तो इस तरीके से कहते हैं कि लास्ट में जो है हमारे पास जो कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट है, जैसे वो ऊपर की तरफ मूव करता है वो डाइल्यूटेड फिल्ट्रेट बन जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो मेडुलरी फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। मेडुलरी फ्लूइड जो है वो किसको बोला गया है, मेडुलरी फ्लूइड का मतलब है कि जब रीएब्जॉर्प्शन जो है हो गया है रीनल ट्यूब्यूल्स में से, तो उसके बाद ब्लड वेसल्स के अंदर जो चीज इकट्ठा हुई है उसको मेडुलरी फ्लूइड का नेम दिया गया। ओके बेटे। फिर देखो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के बारे में क्या बताया हुआ है, तो कहते हैं कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल भी रीएब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, बट यहाँ पे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो रीएब्जॉर्प्शन तो करता है, पर यहाँ जो रीएब्जॉर्प्शन होता है इट इज द कंडीशनल टाइप ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो बॉडी को सोडियम आयंस जो है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है। वाटर जो है वो भी बॉडी जो है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में वाटर भी चाहिए, मेंटेन करना है वाटर का बैलेंस बॉडी ने। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो भी एसेंशियल आयंस बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनको बॉडी जो है वो रीएब्सॉर्ब करती है एट एनी कॉस्ट। ठीक है। इसका मतलब एनर्जी जो है वो स्पेंड की जाएगी एंड सोडियम आयंस जो है उसको पिकअप कर लिया जाएगा कहीं से भी और उनका लॉस नहीं होने दिया जाएगा यूरिन के जरिए। ठीक बेटे। डीसीटी जो है वो किन किन चीजों का रीएब्जॉर्प्शन करता है, तो कहते हैं कि डीसीटी जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस जो है उनका भी रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है, और कुछ आयंस जो है वो सिक्रीट भी करता है। ठीक है। कौन से आयंस उसने सिक्रीट करने हैं, तो वो हाइड्रोजन आयंस और पोटेशियम आयंस जो है उनको सिक्रीट करता है, और इसके अलावा वो अमोनिया जो है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सारे जो है सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ठीक बेटे, और हाइड्रोजन आयंस, इसकी वजह से एक पीएच बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है। और ब्लड के अंदर भी एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में सोडियम और पोटेशियम आयंस जो है वो अपना बैलेंस जो है वो बनाए रखते हैं। ठीक। दिस इज ऑल अबाउट डीसीटी। अब यहाँ पे एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है, तो उसमें आपको बताया हुआ है कि हैनलीज लूप का जो असेंडिंग लिम्ब है और जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो कैसे अपने फंक्शन में वेरी करते हैं। देखो डायग्राम से हमें नजर आ रहा है, दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हैनलीज लूप, और अभी मैंने आपको बताया था कि डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है हैनलीज लूप का, इट इज परमीएबल टू वाटर, मतलब उसमें से वाटर जो है वो इजीली बाहर जा सकता है, और कौन सी चीज उसमें से बाहर नहीं जा सकती है, दे आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक बेटे। तो वाटर इजीली बाहर चला जाएगा, इसका मतलब अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स बच जाएंगी डिसेंडिंग लिम्ब में, तो इसका मतलब कैसा फिल्ट्रेट बन जाएगा, ये एक कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट बन जाएगा। ठीक बेटे। पर जब ये कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट जो है इट मूव्स टुवर्ड्स द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हैनलीज लूप, व्हाट हैपन, असेंडिंग लिम्ब जो है उसमें वो कहते हैं कि वाटर बाहर नहीं जा सकता रीनल ट्यूब्यूल्स में से, क्या बाहर जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जा सकते हैं, चाहे वो एक्टिव मेथड से बाहर जाए चाहे पैसिव से। तो देखिए यहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड जो है वो जाता हुआ दिखाया गया है। ठीक बेटे। अब एक चीज आप यहाँ पे नोट कीजिए, देखो कुछ यूरिया जो है वो फिर से रीनल ट्यूब्यूल जो है वो रीएब्सॉर्ब करती है, जबकि आपको मालूम है कि यूरिया जो है इट इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया शुड बी रिमूव्ड थ्रू द यूरिन, बाय दिस लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया इट एंटर्स इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो कहते हैं कि रीनल ट्यूब्यूल्स जो है वो भी अपना एक ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखती हैं, तो इसलिए 1 to 2% यूरिया जो है उनके अंदर हमेशा बना रहता है। ओके बेटे।
तो अब एक चीज बस आपने याद रखनी है, डिसेंडिंग लिम्ब जो है उसमें कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट होता है, पर जैसे ही वो फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब के अंदर जाता है वो एक डाइल्यूट फिल्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसमें काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है। ओके बेटे, तो वाटर जो है यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब आपको मालूम है कि हैनलीज लूप जो है वो आगे जाके किससे जाके अटैच है, तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से अटैच है। तो देखिए डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जो है उसके अंदर भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो कुछ आइंस जो है उनका कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करती है जो उसके लिए रिक्वायर्ड ही है, जैसे सोडियम आइंस का उसने रीएब्जॉर्प्शन करना है, वाटर को भी उसने रीएब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक। पर इसके अलावा जो है कुछ आइंस का वो सिक्रीशन भी करती है, जैसे हाइड्रोजन है, पोटेशियम आइंस है, अमोनिया है। तो ये सारी चीजें जो है वो पीएच बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने के लिए करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से आपको कुछ आइंस जो है वो ब्लड के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ आइंस जो है वो उसके अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक बेटे। तो जो अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं उनका कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो ब्लड के अंदर क्यों जा रहा है, तो ब्लड के अंदर सोडियम आइंस की कंसेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। वाटर जो है वो भी ब्लड के अंदर मूव कर रहा है यहाँ पर, तो वो ब्लड वाटर जो है वो ब्लड के अंदर जो है इसलिए मूव कर रहा है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बॉडी के अंदर बना रहे। इसके अलावा बाइकार्बोनेट आइंस भी आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक बेटे। लास्ट इसका जो कंपोनेंट है दैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। तो कहते हैं कि सारे जो डक्ट्स हैं फाइनली एंटर होते हैं किसके अंदर जाकर, कलेक्टिंग डक्ट्स में। कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग डक्ट्स हैं और ये लॉन्ग डक्ट्स जो हैं वो कॉर्टेक्स जो है किडनी का वहां से स्टार्ट होकर they finally join the inner parts of the kidney and that is known as the medulla because all the medullary pyramids they are present in the medulla region of the kidney, ठीक। अब व्हाट हैपन इन द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट जो है उसमें क्या होना है, एज यू नो दैट यू हैव डाइल्यूट टाइप ऑफ फिल्ट्रेट दैट इज थ्रू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हैनलीज लूप। तो ये डाइल्यूट फिल्ट्रेट जो है जब ये किसके अंदर एंटर करता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर करता है, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक बेटे। अब वो कहते हैं कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है वो यूरिन के जरिए बॉडी में से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं किया जाता, क्योंकि 99% वाटर आपकी बॉडी को भी रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट जितना भी बचा हुआ वाटर है उसको री एब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसको ब्लड के अंदर भेज देते हैं, और लास्ट पे सिर्फ जो यूरिन के थ्रू वाटर एक्सक्रीट आउट होता है वो यूरिन किस फॉर्म में होता है, कंसेंट्रेटेड यूरिन की फॉर्म में होता है, ठीक बेटे। तो कंसेंट्रेटेड यूरिन जो है उसके अंदर जो है ज्यादातर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे आयंस हो सकते हैं जिनकी क्वांटिटी ज्यादा है और बॉडी को जितने रिक्वायर्ड थे दैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी and few amount of these ions they are excreted out through your urine, and as you know that the maximum amount of thing that is excreted out by the urine is only urea। तो यूरिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूरिया जो है इसको एक्सक्रीट आउट करेगा। कुछ आयंस उसमें हो सकते हैं, सोडियम पोटेशियम आयंस भी हो सकते हैं अगर वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वैसे तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है बॉडी, ठीक बेटे। तो इस तरीके से कहते हैं कि ये जो यूरिया है जो यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, अब ये कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ चला जाता है, तो ये मेडुलरी पिरामिड्स में चला जाता है और मेडुलरी पिरामिड्स में ये एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है जो काफी ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है और इस तरह से कहता है कि एक ऑस्मोटिक या आयोनिक बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है, इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयंस, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इस इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसमें से H+ और K+ आयंस जो हैं वो ब्लड के अंदर भेज दिए जाते हैं जिससे ब्लड के अंदर एक प्रॉपर आयोनिक बैलेंस जो है मेंटेन हो जाता है और रेस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट जो ज्यादातर किस में रिच होता है, यूरिया में रिच होता है, वो फिर आपकी जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं वहां से किसके अंदर जाता है, कैलेसिस में, कैलेसिस से वो रीनल पेल्विक्स में चला जाता है यूरिन और उसके बाद यूरेटस के जरिए दे गेट्स एक्यूमुलेटेड इन योर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। एंड व्हेन द रिफ्लेक्स एक्शन इज रिसीव्ड बाय द मसल्स ऑफ दिस यूरिनरी ब्लैडर, तो ये मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड यू एक्सक्रीट आउट द यूरिन, ओके बेटे। so this concept is clear to all of you? Yes student, this is clear to all of you or shall I repeat it again? हाँ जी,
Speak up. Speak up. यस बेटे, सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। अब एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, ठीक है, वो जिस बच्चे से मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब देगा। यस यस बेटे, दीक्षा आपने बताना है। दीक्षा अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, but which limb of the Hanel's loop is responsible for the formation of concentrated filtrate? Descending limb. Yes, very good. It is a descending limb. और कौन सा, ठीक है, हरजोत बताएगा। हरजोत, यस बेटे हरजोत। बेटे कलेक्टिंग डक्ट का मेजर फंक्शन क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, हाँ जी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। वाटर जो है उसका मैक्सिमम अमाउंट में वो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, और इसी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, ठीक है, जो फिल्ट्रेट होता है, वो कंसेंट्रेटेड यूरिन की फॉर्म ले लेते हैं। ठीक बेटे, तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है ना सारा कुछ? बस अब शॉर्ट में बस आप इतना याद रखेंगे। देखो, अगर हमने इसे एक समरी की फॉर्म में लर्न करना होता तो आपने ऐसे लर्न करना है कि जो पीसीटीज हैं वो सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रीअब्सॉर्ब करती हैं बिसाइड दी 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स को प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक, और जो हैनलीज लूप है उसमें वो कहते हैं कि 2 लिम्स हैं, रीअब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा नहीं होता। 2 लिम्स हैं, असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो क्या करता है, इट इजिली अलाउ द मूवमेंट ऑफ द वाटर। ठीक है, वाटर का मूवमेंट होने देता है बट इलेक्ट्रोलाइट्स को मूव नहीं होने देता, एंड बिकॉज ऑफ दैट द filtrate that is formed, it is a concentrated one, and when this concentrated filtrate it move towards the descending limb, ascending limb I said, then ascending limb में क्या होगा, वाटर जो है वो उसमें से मूव नहीं करता रीनल ट्यूब्यूल्स में से, तो वाटर फिल्ट्रेट के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड हो जाता है। तो ये फिल्ट्रेट जो पहले डिसेंडिंग लिम्ब में कैसा था, कंसेंट्रेटेड था, वो डाइल्यूट बन जाता है। ठीक बेटे, और ये डाइल्यूट फिल्ट्रेट फाइनली किस में जाता है, डीसीटी में जाता है। अब सभी बच्चे जो है ये चीज याद रखेंगे कि व्हाट इज अ स्पेशल थिंग, कि हैनलीज लूप जो है उसके साथ साथ देयर इज अ ब्लड वेसल व्हिच इज रनिंग इन अ पैरेलल मैनर एंड दैट इज नोन एज वासा रेक्टा। ठीक, और वासा रेक्टा जो है उसमें वो कहते हैं कि रीनल ट्यूब्यूल्स में से कुछ आइंस जो है वो मूव करते हैं। तो उसमें आपको अभी डायग्राम के अंदर बताया था कौन कौन से आइंस देखो मूव कर रहे हैं। कुछ जो है वो तो रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या करती है, उनका कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कर लेती हैं, और जो भी वो रीएब्जॉर्ब करेंगी ना उसको उन्होंने बाद में किस में डाल देना है, ब्लड में डालना है, ताकि ब्लड के अंदर आयोनिक बैलेंस मेंटेन हो। तो मैक्सिमम अमाउंट में वाटर भी देखो ब्लड की तरफ भेजा जा रहा है। सोडियम आइंस का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किया पहले डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ने, और बाद में किस में भेज दिए हैं, सोडियम आइंस भी ब्लड के अंदर भेज दिए हैं। इसके अलावा कहता है कि सम बट हाइड्रोनियम आइंस और पोटेशियम आइंस भी जो है उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट जो है उसके अंदर ऐसा फिल्ट्रेट पहुंचता है जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर है, तो वाटर को लॉस नहीं होने दिया जाता यूरिन से, उसका कंडीशन क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, और 99% वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब करके फिर से किस में भेज दिया जाता है, ब्लड के अंदर, और मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर ही यूरिन के जरिए लॉस होता है। और एक चीज आप याद रखिए कि चीफ कंपोनेंट जो है ना यूरिन का वो यूरिया होता है, और उसमें से भी 1 to 2% यूरिया, देखिए यहाँ पे डायग्राम में, ठीक बेटे, तो 1 to 2% of urea from the collecting duct, it now enters into this renal tubules in order to maintain the osmotic balance of the renal tubules। ठीक है, तो एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स में एस्टैब्लिश हो सके, ताकि उसमें जो प्रेजेंट सब्सटेंसेस हैं वो इजीली ब्लड के अंदर मूव कर सके। तो इसीलिए वो कहता है कि वहां पे हमेशा आयंस की कंसेंट्रेशन जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स में मेंटेन रहती है, और इस तरीके से रीनल ट्यूब्यूल्स जो है वहां से वो पर्टिकुलर आयंस जो कंडीशनली चाहे एक्टिव या पैसिव मेथड से रीएब्सॉर्ब हुए हैं, दे आर फाइनली पासेस इनटू द ब्लड इन ऑर्डर टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। ओके बेटे, इसको आज ही पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट, ये बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए माइंड से। अब देखो मैं आपको आगे बता रही हूँ मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, जो फिल्ट्रेट कहते हैं कि मेडुलरी पिरामिड्स में इकट्ठा होना है जाके, क्यों, कैसे वो
फिल्ट्रेट जो है वो कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट होता है, ठीक है बेटे, उसका उसने मैकेनिज्म बताया हुआ है। तो कहते हैं कि देयर इज एन एबिलिटी इन द मैमल्स दैट they always produce what kind of urine, they always produced a concentrated urine, ठीक है। यूरिन जो है वो हमारा कैसा होता है, कंसेंट्रेटेड यूरिन होता है, ये डाइल्यूट यूरिन नहीं होता। एंड देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोल दैट इज प्लेस्ड बाय Henele's loop and vasa recta in that, ठीक है। यू नो दैट Henele's loop and vasa recta दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। देखो आपको डायग्राम से मालूम है कि वासा रेक्टा और Henele's लूप के जो लिम्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल जो है वो रन कर रहे हैं। तो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ द Henele's लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन। और सिमिलरली उसी तरीके से वासा रेक्टा में भी जो ब्लड है वो भी उसके दोनों लिम्स में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। तो दोनों के बीच में एक काउंटर करंट पैटर्न जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक बेटे। उसके बाद देखिए द proximity between the Henele's loop and the vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitial, ठीक है। तो कहते हैं कि इस तरीके से दोनों के बीच में जो है एक ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है। कैसे एस्टैब्लिश होता है, तो आपको पता है कि जो Henele's loop है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही वासा रेक्टा जो है वो रन कर रही है। तो कहते हैं कि वहां से, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट होता है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट Henele's लूप का कौन सा लिम्ब करता था, सभी बच्चों को मालूम है कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो तो वाटर को मूव करने देता था। एंड जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रीली मूव कर सकते थे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि वासा रेक्टा जो है उसका एक लिम्ब जो है वो Henele's लूप का जो असेंडिंग लिम्ब है उसके एकदम साथ साथ चल रहा है। तो इसलिए असेंडिंग लिम्ब जो है Henele's लूप का, वहां से सोडियम क्लोराइड और यूरिया जो है वो किस में चले जाएंगे, ठीक बेटे। तो वो सोडियम क्लोराइड और यूरिया जो है वो असेंडिंग लिम्ब जो है वो एक्सचेंज कर लेगी विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब के जरिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड जो है ये फाइनली जो है वो इंटरस्टिशियल फिल्ट्रेट जो है उसके जरिए जो है वो चला जाएगा। तो देखो एक चीज और उसने बताई हुई है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इट आल्सो एंटर इनटू द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द Henele's loop which is transported back to the interstitial by the collecting tubules। तो वो हमने डायग्राम के अंदर बताया था आपको कि बेशक जो यूरिन जब बनता है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होता है, पर थोड़ा सा यूरिया जो है उसमें से वापस जो Henele's लूप है उसके अंदर चला जाता है ताकि एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट वहां पे स्टैब्लिश हो सके, ठीक बेटे। तो मैक्सिमम अमाउंट में सोडियम क्लोराइड जो है वो तो ब्लड के अंदर चला जाएगा, यूरिया भी जो है काफी ज्यादा जो है वो चला जाता है, ठीक है। पर कहते हैं कि यूरिया जो है उसमें से थोड़ा सा 1 to 2% यूरिया जो है वो वापस इसके अंदर आ जाता है, वापस से Henele's लूप के अंदर जो है वो मेंटेन हो जाता है। और इस तरीके से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, तो वो उसमें ज्यादा कंसेंट्रेशन किसकी होती है, यूरिया की होती है। तो देखो यहाँ से ये सारे जो है आपको इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो मूवमेंट करते हुए दिखाए गए हैं। उसके बाद जब ये इस तरह का फिल्ट्रेट जो है वो किसमें पहुंचना है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पहुंचना है। तो वहां पे वाटर का तो रीएब्जॉर्प्शन हो जाना है, ठीक है। सोडियम आयंस हैं और क्लोराइड आयंस जो हैं वो भी ब्लड के अंदर भेज दिए जाएंगे, ठीक बेटे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अगर उनके कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो उसमें से कुछ सोडियम आयंस जो हैं, ठीक, वो किसके अंदर रह जाते हैं, वो यूरिन के अंदर रह जाते हैं। पर मिनिमम पॉसिबल अमाउंट में ही आयंस का लॉस होता है यूरिन के जरिए। तो इस तरह से कहते हैं कि लास्ट में जो फिल्ट्रेट हमारे पास इकट्ठा होना है ना मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर, वो फिल्ट्रेट जो है उसमें लेसर अमाउंट ऑफ वाटर होता है और ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा छोटे मोटे उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। और इस तरह से जो फिल्ट्रेट मेडुलरी पिरामिड्स में आके कलेक्ट होगा, दैट फिल्ट्रेट इज द कंसेंट्रेटेड वन, ठीक। तो उसका कारण यही है कि वासा रेक्टा के जो लिम्स होते हैं वो Henele's लूप के लिम्स के साथ जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रन कर रहे हैं। और इसी तरह से दोनों के बीच में, ठीक है, एक्सचेंज होता रहता है। और इस तरह से वाटर और एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के अंदर वापस चले जाते हैं। और सिर्फ वही आयंस जिनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी में, वही फिल्ट्रेट के साथ आगे कलेक्टिंग डक्ट में पास होते हैं। और अगर वो कहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट में वाटर जो है वो भी कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है तो वो वहां से लॉस नहीं होने दिया जाता, वो वाटर जो है उसका रीएब्जॉर्प्शन बॉडी करके उसको ब्लड के अंदर भेज देती है। और लास्ट में जो फिल्ट्रेट तैयार होता है
वो फिल्ट्रेट जो है वो ज्यादा अमाउंट में यूरिया में रिच होता है, और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयंस उसमें होते हैं, और लेसर अमाउंट ऑफ वाटर होता है। तो ये एक कंसेंट्रेटेड यूरिन इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्फ जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है बेटे। अब वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो वासा रेक्टा और हैनलीज लूप के बीच में एक काउंटर करंट मैकेनिज्म के जरिए होता है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म बोला गया है। और काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है उसी की हेल्प से जो है वो कहते हैं कि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है, और ज्यादातर जो फिल्ट्रेट है वो कैसा बनता है, कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट बनता है। तो इसीलिए जो ह्यूमंस हैं या जो कोई भी मैमल्स हैं वो कैसा यूरिन एक्सक्रीट आउट करती हैं, कंसेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट आउट करती हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि किडनीज के अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटर हुआ था ना, लास्ट में किडनीज के अंदर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो फिल्ट्रेट तैयार हुआ है, जिसको किसमें भेजा गया है लास्ट में, इंटरस्टिशियल फिल्ट्रेट की फॉर्म में उसको मेडुलरी पिरामिड्स में भेजा गया है। वो फिल्ट्रेट जो है वो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है इनिशियल फिल्ट्रेट के कंपैरिजन। ठीक है बेटे। कारण क्या है, कारण यही है कि रीनल ट्यूब्यूल्स ने मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कर लिया, और रीअब्जॉर्प्शन करने के बाद जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, आयंस थे, वाटर थे, उसको ब्लड में भेज दिया। ठीक। और इसके बाद वाटर को जो है उसको भी 99% तक रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है, ब्लड में भेज दिया गया है। तो लास्ट में सिर्फ उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ही रह गए हैं, यूरिया की फॉर्म में या कुछ आयंस की फॉर्म में। तो इसीलिए जो यूरिन होगा आपका वो एक कंसेंट्रेटेड यूरिन होगा, एंड इट इज 4 टाइम कंसेंट्रेटेड। ठीक है। तो वो शुरू में आपको मैंने एक जगह पे बताया था कि आप कितना ज्यादा अमाउंट में जो है वाटर लेते हैं, पर कितना लेसर अमाउंट में आप यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है। देखो मैं पेज नंबर 294 में हूँ, उसमें आपको बताया कि 80 लीटर्स जो है आपके अंदर फिल्ट्रेट आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, एंड यूरिन दैट इज एक्सक्रीटेड बाय यू इज ओनली 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर यूरिन जो है दैट इज एक्सक्रीटेड बाय यू। So you can easily see that how much concentrated that urine is. Okay बेटे। तो यहाँ तक सभी बच्चे इसको रीड कर लेंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। जो हमने आपको रीनल ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन बताया वही उसमें रिपीट किया गया है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस बेटे। हाँ जी। देखो एक लाइन यहाँ पे अंडरलाइन करनी है सभी बच्चों ने 296 पेज पे। This gradient is mainly caused by NaCl and urea. NaCl is transported by the ascending limb of the Henle's loop and it is exchanged with the descending limb of the vasa recta. ठीक है बेटे। ascending limb के अंदर Henle's loop के NaCl प्रेजेंट थी, पर इसने किसके साथ एक्सचेंज कर लिया है, वासा रेक्टा के descending limb के अंदर एक्सचेंज कर लिया, यानी NaCl वहां से मूव करके वासा रेक्टा के अंदर चला गया, जो कि एक ब्लड वेसल है। फिर देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो कहाँ पे एंटर हुआ है, तो कहते हैं कि जो वासा रेक्टा जो है, ठीक है, ठीक है बेटे। तो वासा रेक्टा के अंदर NaCl यानी सोडियम आयंस की कंसेंट्रेशन और क्लोराइड आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई है। और कहाँ से ये सोडियम और क्लोराइड आयंस आए हैं, तो आपको पता है वो असेंडिंग लिप ऑफ हैनलीज लूप से आए हैं। और कहते हैं कि यूरिया जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट था कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है। जिसको एक्सक्रीट आउट करना मतलब होने वाला था, जिसका एक्सक्रीशन, तो उसमें से सिर्फ 1 और 2% यूरिया जो उसको वापस लौटाया जाता है हैनलीज लूप को, ताकि उसके अंदर यूरिया की भी एक एप्रोप्रिएट कंसेंट्रेशन मेंटेन रह सके। तो इस तरह से कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है वासा रेक्टा में प्लस हैनलीज लूप में, और लास्ट में हमारे पास जो है वो कंसेंट्रेटेड यूरिन बनता है। ठीक है। सिर्फ 2 ही चीजें यहाँ पे याद रखने वाली है कि NaCl कहाँ प्रेजेंट था और कहाँ से शिफ्ट होके वो किसके अंदर गया, और यूरिया जो है वो हैनलीज लूप में कहाँ से आया। तो आपको याद रखना है कि 1 to 2% यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से हैनलीज लूप में आया है। ओके बेटे। तो देखो ये क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन बन जाएगा, स्टेप्स ऑफ जो व्हाट इज द रोल ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स इन द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड